उसके फर्स्ट ईयर के इम्तिहान हो रहे थे जब एक दिन ऐसा हुआ कि वह कॉलेज से वापस आई, मगर घर के दरवाजे पर पहुंचते ही उसकी जान निकल गई। घर का दरवाज़ा खुला था। आंगन में बबीता देवी बुरी तरह से रो रही थी। उनके पास मोहल्ले की औरतें जमा थीं। मनीषा को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। बैग उसके कंधों से छूटकर नीचे गिर गया। वह लपक कर अंदर माँ के पास आई। क्या हुआ मम्मी, ऐसे क्यों रो रही हो? अब मनीषा का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। बबीता देवी कुछ भी बताने की हालत में नहीं थी। रो रो कर उनकी आवाज़ बैठ चुकी थी। मोहल्ले की औरतों ने बताया, तुम्हारे भैया का किसी बदमाश से दूसरे मोहल्ले में झगड़ा हो गया था। उन लड़कों ने मिलकर नैतिक को बहुत मारा है। उसकी हालत बहुत सीरियस है। एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले गए हैं और उनका बहुत ज़्यादा खून बह गया था। पता नहीं बचेगा या नहीं। मनीषा के दिमाग पर जैसे कम टूट पड़ा था। वह उल्टे पांव घर से बाहर की तरफ भागी थी। किस अस्पताल में लेकर गए हैं? उसने एक औरत को पकड़कर सिसकते हुए पूछा। सरकारी अस्पताल, नाम बताते हुए उस औरत ने कहा। अकेली? अकेली लड़की होकर वहाँ क्या करोगी? वहाँ तो सारे मर्द हैं। मगर मनीषा की निगाहों के सामने सिर्फ अपने भाई का चेहरा घूम रहा था। वह बिना सोचे समझे घर से बाहर निकल पड़ी। सामने से जाते और रिक्शे में बैठते हुए उसकी आंखों से बार बार आंसू बह रहे थे। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, उसे इस वक्त सिर्फ अपने भाई को देखना है। न जाने वो किस हाल में होगा। सरकारी अस्पताल के सामने उतरते ही उसने अपनी आंखें रगड़कर साफ की। वहाँ अजीब सी अफरा तफरी थी। मरीजों की भारी भीड़ लगी हुई थी। इतने बड़े अस्पताल में भैया को कहाँ ढूंढूंगी? सोचकर वह होश हवास खोती हुई अंदर दौड़ पड़ी। कई लोगों से पूछने के बावजूद कुछ पता नहीं चला। काउंटर पर खड़ी लड़की से पूछने लगी, मगर वो मरीजों की भीड़ से पहले ही परेशान थी। उसने मनीषा को बुरी तरह डांट दिया। मनीषा का दिल बैठने लगा। तभी अचानक उसे आवाज़ सुनाई दी। आप नैतिक भाई की बहन हैं क्या? मनीषा चौंक कर पीछे मुड़ी। सामने एक जवान सा लड़का खड़ा था, पैंट शर्ट पहने हुए। कपड़ों पर मिट्टी और धूल लगी हुई थी। उसके चेहरे पर शराफत झलक रही थी। मनीषा ने आंसू पोंछते हुए उसकी बात पर सिर हिला दिया। लड़के ने कहा, नैतिक भाई को कुछ लड़कों ने बहुत बुरी तरह से मारा था। मैं ही उन्हें यहाँ अस्पताल लेकर आया हूँ। इस वक्त वह अंदर इमरजेंसी में है। उनकी कई हड्डियाँ टूट चुकी हैं, लेकिन फिक्र मत कीजिए, मैंने उन्हें अपना खून भी दिया है और अपने साथियों से भी एक एक बोतल खून मंगवा लिया है। आपके भाई ठीक हो जाएंगे। उनकी बात सुनकर मनीषा के दिल में गहरी तसल्ली उतर आई। न जाने वह कौन था, मगर उस वक्त मनीषा को वह किसी फरिश्ते से कम नहीं लगा। उसी लड़के के साथ चलते हुए मनीषा नैतिक भैया को देखने अंदर चली गई। ऑपरेशन हो चुका था। कई जगह प्लास्टर चढ़ गए थे। वो बेहोश थे। मनीषा उस आदमी के एहसान तले डूब गई थी। डॉक्टर ने बाहर से बहुत सी दवाइयाँ मंगवाई थी। वह सब मैं अपने पैसों से ले आया हूँ और दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और ले आऊँगा। आप घर चली जाओ, नैतिक भाई के पास मैं हूँ। वह लड़का फिर से बोला। मनीषा ने उसे बड़े ही प्यार से देखा। वह लगभग 23 साल का जवान लड़का था। उसे वह फरिश्ता ही लग रहा था। ना चाहते हुए भी वो उसकी बात मानकर घर वापस आ गई। बबीता देवी की हालत खराब थी। मनीषा ने माँ को अपने सीने से लगाया, तसल्ली दी, लेकिन उनके दिलों को सुकून तो तब मिलता जब नैतिक घर आ जाते। फिलहाल उन्हें अस्पताल में ही रहना था। घर में और कोई आदमी मौजूद नहीं था। मनीषा ही 2 टाइम खाना बनाकर नैतिक के लिए अस्पताल ले जाती। वह उसे अपने सामने देखकर बुरी तरह से परेशान हो जाते। नैतिक भैया उसके लिए चिंता कर रहे थे। तू यहाँ मर्दों के बीच में क्यों आती है बेटा? मैं ठीक हूँ, घर चली जा। मगर मनीषा उनका हाथ थामकर तसल्ली देती। वह उन्हें नहीं बताती थी कि अस्पताल लाने ले जाने की जिम्मेदारी उसी लड़के ने उठा रखी है। वह बहुत शरीफ दिखाई देता था और पड़ोसी होकर अपना कर्तव्य निभा रहा था। मनीषा को वो किसी मसीहा जैसा ही लगता था। दवाई लानी होती या किसी डॉक्टर से बात करनी होती, वही भाग दौड़ करता, लेकिन वह कमरे के अंदर नहीं जाता। नैतिक भाई को अस्पताल में 1 हफ्ता बीत चुका था। मनीषा अब तक उस लड़के के लिए गहरी हमदर्दी महसूस कर चुकी थी। ना चाहते हुए भी वह उसका इंतज़ार करती रहती। उसका नाम कुलदीप था। एक दिन जब मनीषा नैतिक का खाना लेकर आई और उसकी बाइक से नीचे उतरी, तो अचानक कुलदीप ने उसे रोक लिया। मुझसे शादी करोगी? उसकी बात पर मनीषा की आंखें आश्चर्य से फैल गई। यह हकीकत थी कि कुलदीप की मौजूदगी में उसे सुरक्षा का एहसास होता था। लेकिन शादी? वह घबराकर 2 कदम पीछे हटी। मैं आपकी बहुत एहसानमंद रहूंगी। आपने मेरे भाई के इलाज के लिए मेरी बहुत मदद की, लेकिन मैं आपसे शादी क्यों करूंगी? शादी मैं सिर्फ नैतिक भाई की मर्जी से ही करूंगी
और अभी तो मैं पढ़ रही हूँ। मनीषा ने बहुत सोच समझकर अपने शब्दों का इस्तेमाल किया था। वह कुलदीप के एहसान को ठुकराना नहीं चाहती थी। कुलदीप ने कुछ नहीं कहा। कुछ पल तक मनीषा को देखता रहा। फिर उसने माथे पर आए बलों को झटक दिए। कोई बात नहीं, अगर तुमने मना कर दिया है तो मैं इसे दिमाग पर नहीं चढ़ाऊंगा। तुम अपने भाई को खाना दे आओ। ये कहकर वह जबरदस्ती मुस्कुराया। मनीषा ने उसे धन्यवाद कहा। कुलदीप सच में बहुत अच्छा था। नैतिक निढाल बेड पर बैठे थे। आज मुझे छुट्टी मिल जाएगी। प्लास्टर तो कुछ महीनों के बाद ही खुलेगा, लेकिन अब तुम दोबारा यहाँ मत आना। मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन कर दिया है, शाम में उसके साथ घर वापस आ जाऊंगा। नैतिक भैया ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। मनीषा ने राहत की सांस ली। मुश्किल के दिन कट गए थे। वह खाना नैतिक के सामने रखकर अस्पताल से बाहर निकली। उसका इरादा था कि वह रिक्शा से चली जाएगी। अब कुलदीप को और ज़्यादा तकलीफ देना वह अच्छा नहीं समझती थी। मगर अगले ही पल किसी मजबूत मर्दाना हाथ ने पीछे से उसकी नाक पर रुमाल रख दिया। वह बुरी तरह से फड़फड़ाई। खुद को बचाने के लिए हाथ पैर मारने लगी। दोपहर का वक्त था। रिक्शा की तलाश में वह जरा दूर निकल आई थी। यहाँ उसे बचाने वाला कोई नहीं था। तभी उसके सामने काले रंग की एक वैन आकर खड़ी हुई। वैन का दरवाज़ा खुला। पीछे बैठे आदमी ने उसे मजबूती से पकड़ा था। उसने घसीटते हुए मनीषा को वैन में धकेल दिया। मनीषा के होठों से घुटी सी आवाज़ निकली। रूमाल में क्लोरोफॉर्म था, इसलिए उसके होश आवाज़ जाने लगे। खट से वैन का दरवाज़ा बंद हुआ था। वह चल पड़ी थी। बेहोश होते वक्त भी मनीषा को अंदाज़ा हो गया था उसके साथ कुछ गलत हो गया है। उसने चिल्लाने के लिए होंठ खोले, मगर दिमाग कहीं डूबता जा रहा था। वह न जाने कितनी देर शहर की सड़कों पर घूमती रही। दोबारा जब उसकी आँख खुली तो वह एक छोटे से कमरे में चारपाई पर पड़ी थी। मनीषा ने बोझल आंखों को बड़ी मुश्किल से खोला। दिल धक से रह गया, सिर चकरा रहा था, मगर जो कुछ उसके साथ हुआ था वह उसे याद आने लगा। वह पूरी कोशिश करके अपनी जगह से उठी और सुन रह गई। उसके दोनों हाथ पीछे ले जाकर रस्सियों से बांधे गए थे। उसके दोनों पैरों में भी रस्सियां बांधी थी। उन्हें चारपाई के साथ इस तरह कसकर बांधा गया था कि वहां से भाग नहीं सकती थी। मनीषा के होंठों से एक जोरदार चीख निकली। कमरे का दरवाज़ा बंद था। उसे पता नहीं था कि उसे कौन यहाँ लाया है। वो बुरी तरह घबरा गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मुझे घर जाना है, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर कमरे का दरवाज़ा खुला और जो आदमी अंदर दाखिल हुआ उसे देखकर मनीषा बिल्कुल दंग रह गई। वह कुलदीप था, मुस्कुरा रहा था। मनीषा का दिल धक से रह गया। तुमने मुझे किडनैप किया। वह सदमे में डूबती हुई कांपते होठों से बोली। कुलदीप धीरे धीरे चलता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया था, इतना पास कि हाथ बढ़ाकर वो मनीषा को छू सकता था। मनीषा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। भगवान के लिए मुझे जाने दो, वह मिनमिनाई। मगर तभी कुलदीप ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। जाने दूं? इतनी मुसीबत से किडनैप करके लाया हूँ तुझे, और अब छोड़ कैसे दूं? चुपचाप यहाँ बैठी रह। वैसे भी अब वापस जाकर क्या करेगी? तुझे बेहोश हुए 2-3 दिन बीत चुके हैं। तेरे घर वालों को पता चल गया है कि तू घर से भाग गई है। तेरी माँ तो उसी दिन दिल का दौरा पड़ने से मर गई, और तेरा वह लूला लंगड़ा भाई जिसकी सारी हड्डियाँ मैंने तुड़वा दी थी, बस वही बचा है। वह तुझे क्या ढूंढेगा? वह तो खुद अपाहिज हो गया है। कुलदीप ठहाका लगाकर हंसा। मनीषा पर जैसे पूरा आसमान टूट पड़ा। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। तुमने नैतिक भैया को मारा था, वह सरसराते शब्दों में बोली। कुलदीप ने सिर झुकाया। हाँ जान, वही हूँ मैं, जिसने तेरे भाई की जी भरकर पिटाई लगवाई थी। फिर मैं ही तेरा मसीहा बनकर तेरे साथ अस्पताल में घूमता रहा। मेरा काम बस तेरा भरोसा जीतना था, ताकि तुझे अपने साथ भगा सकूं। लेकिन तू वही नेक शरीफ लड़की निकली। भागने को तैयार नहीं हुई तो मजबूरन मुझे तुझे किडनैप करना पड़ा। मनीषा का जी चाहा कि वो फूट फूट कर रो दे। उसने गलत आदमी पर भरोसा करके कितना बड़ा नुकसान कर लिया था। बबीता देवी का चेहरा उसकी आंखों के सामने लहराया तो उसे एक जोरदार चक्कर आया। अगले ही पल वो बेहोश होकर चारपाई पर गिर पड़ी थी। कुलदीप ने उसे देखकर बेपरवाही से मुंह बनाया और कमरे से बाहर निकल गया। अगली बार जब मनीषा को होश आया तो एक बूढ़ी सी औरत ने उसका चेहरा थपथपाया। उसे होश में आते देखकर वह तसल्ली में हो गई। जाओ पंडित जी को बुलाओ, ये होश में आ गई है। उसकी बात पर मनीषा का दिल जोर से कांप उठा। उसने चिल्लाना चाहा, लेकिन इस बार शब्द उसके गले में ही गुम होकर रह गए। कुलदीप उल्टे कदमों से ही कमरे से बाहर निकला।
जब वापस दाखिल हुआ तो उसके साथ एक पंडित जी और 4-5 लोग थे जो शादी का सामान लिए खड़े थे। मनीषा को उसी हालत में तैयार करके मंडप तक ले जाया गया और फिर शादी शुरू कर दी गई। पंडित जी ने उन दोनों की शादी करवा दी। जिस हालत में उसे शादी के लिए तैयार किया गया था, उसी बीच कुलदीप ने आगे बढ़कर मुट्ठी में उसके बाल पकड़ लिए, धमकी देते हुए कहा, अगर मना किया तो तेरे भाई को जान से मार दूंगा। पहले ही वो तेरे भागने की वजह से लोगों से मुंह छिपाता फिर रहा है। मनीषा उसकी बात पर हिलकर रह गई। कांपते हाथों से उसने उस शादी को स्वीकार कर लिया। कुलदीप ने खुशी से उसके हाथ पैर खोल दिए। वह दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। वह बर्बाद हो चुकी थी और दुख की बात यह थी, उस बर्बादी को उसने खुद दावत दी थी। कमरा खाली हुआ तो कुलदीप ने दरवाज़ा बंद किया, उसके पास आ गया। मनीषा की आत्मा तक कांप गई। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैं कहीं और दूर चली जाऊंगी। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी कि तुमने मुझे किडनैप किया था, वह विनती भरे शब्दों में बोली। कुलदीप जोर जोर से हंस पड़ा। छोड़ने के लिए थोड़ी ना शादी की है तुझसे, वह बोला। जल्दी से आकर तुम मेरे बराबर में चरपाई पर सो जा। तू मेरी सोने की चिड़िया है। जितनी तू खूबसूरत है उससे मैं अपने सारे दुख दर्द दूर कर सकता हूँ। बस तुझे वही करना होगा जैसा जैसा मैं कहता जाऊँ। उसकी आंखों में लालच और अधिकार जताने का जहर साफ झलक रहा था। मनीषा बिल्कुल सुन रह गई, निगाहें गड़ाए उसे देखती रही। वह करवट बदलकर सो गया। उसके लाए हुए खाने का थाली मनीषा के सामने पड़ा था। न जाने वह कितने दिनों के बाद उसने खाने की शक्ल देखी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिंदगी जैसे नर्क बन चुकी थी। हैरानी की बात यह थी कि शादी के बाद कुलदीप ने उसे हाथ तक नहीं लगाया, ना ही उसकी सुहागरात हुई। सुबह तक वह दूसरी चरपाई पर मुंह खोलकर सोता रहा। मनीषा को उससे कोई सुकून नहीं मिला, बस डर और हैरानी गहरी हो गई। सुबह जब वह जागी तो चुपचाप घर से बाहर निकल गया। 5 मंजिला 25 गज का मकान था। मनीषा के हाथ पैर खोल दिए गए थे। शायद कुलदीप को यकीन था कि वह भागकर कहीं नहीं जा सकेगी। घर में एक बूढ़ी सी औरत थी, मगर उसने मनीषा से घर के किसी काम के लिए नहीं कहा। तेरे हाथ खराब हो जाएंगे, उसने कहा। अभी मेरे बेटे को तुझसे बहुत काम है। उसकी बात सुनकर मनीषा हैरानी से उसे देखती रह गई। पता नहीं अब ये लोग उससे क्या करवाने वाले थे। वह दीवार से टेक लगाकर यूं ही दरवाजे की ओर तकती रही। तभी कुलदीप कमरे में दाखिल हुआ और बोला, जल्दी से कपड़े बदल लो और मेरे साथ चलो, बहुत ज़रूरी काम है। उसके शब्दों में अजीब सा जोश था। मनीषा ने चुपचाप उठकर कपड़े बदल लिए। ये धार्मिक वस्त्र पहनकर क्यों आई हो? कुलदीप गुस्से से बोला और उसके सिर से दुपट्टा खींच लिया। मनीषा के होठों से सिसकी निकली, मगर उसने बिना कुछ कहे कुलदीप का लाया हुआ बेहुदा कपड़े और मेकअप अपने चेहरे पर लगा लिया। कुलदीप उसे देखता ही रह गया। वह सच में बेहद खूबसूरत लग रही थी। सही में मैं तो हीरा चुनकर लाया हूँ, वह बुदबुदाया। वह उसे लेकर घर से बाहर निकला। बाहर उसकी मोटरसाइकिल खड़ी थी। मोटरसाइकिल पर बिठाकर वह उसे एक इमारत की ओर ले गया। मनीषा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पेट में अजीब सी मरोड़ उठ रही थी, मगर वह खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। अंदर दाखिल होते ही मनीषा को अंदाजा हो गया, ये कैसी जगह है। ये कोई फिल्म स्टूडियो नहीं था जहाँ ऑडिशन लेते हैं। आते ही उसने किसी लड़के की फुसफुसाती आवाज़ सुनी। उस लड़के ने मनीषा को और इशारा किया, कमरे के अंदर जाने को कहा। कुलदीप उसका हाथ थामे उसे फटाफट अंदर ले गया। सर जी, यही है वो लड़की जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था। ये फिल्म की हीरोइन बन जाएगी ना? कुलदीप ने उत्साह से कहा। मनीषा ने घबराकर पहले कुलदीप की ओर देखा, फिर सामने बैठे उस आदमी की ओर जो सिर से पांव तक उसे गिद्ध की नज़रों से घूर रहा था। तुम जरा बाहर जाओ, उस आदमी ने कहा। मैं इसका ऑडिशन ले लेता हूँ। उसकी बात सुनते ही कुलदीप खुशी से सिर हिलाता हुआ बाहर निकल गया। मनीषा कांप उठी। मुझे किसी फिल्मों में काम नहीं करना, वह फूट फूट कर रो पड़ी। मगर कुलदीप जा चुका था। वह आदमी कुर्सी से उठा, धीरे से चलता मनीषा के पास आया। चलो ऑडिशन के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हें ऐसी अदाकारी दिखानी है जैसे मैं एक जालिम पति हूँ, तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। तुम्हें अपने आप को मुझसे बचाना है। उस आदमी ने मनीषा को दोनों बाजुओं से थामा था। उसने होठों पर मुस्कुराहट सजा ली थी। मनीषा को पता चल चुका था ये सारा खेल क्या है। वह अब जोर से चिल्लाई। उस आदमी ने अपनी बेबाकियों को थोड़ा बढ़ा दिया। मनीषा बुरी तरह से घबरा रही थी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो उस आदमी को जरा सा गुस्सा आया। अरे मैं कहता हूँ ऑडिशन दो।
ये सब कुछ नहीं करोगी तो फिर तो फिल्मों में चांस का सोचना भी मत। उसने एक हाथ से मनीषा की कमीज खींचकर नीचे उतार दिया था। मनीषा का पूरा जिस्म खुलेआम हो गया था। वो बुरी तरह से चिल्लाई थी। जोर जोर से धक्का देकर उस आदमी को उसने पीछे किया था। वह कांप रही थी। नीचे गिरते उस आदमी को मेज का कोना लगा। उसके होंठों से हल्की सी चीख निकली और चेहरे पर गुस्सा का भारी असर फैल गया। वह एकदम दहाड़ता हुआ अपनी जगह से उठा था। निकल जा मेरे कमरे से बाहर, बदतमीज लड़की। ये सारा काम मैं प्यार मोहब्बत से भी करवा सकता था। कोई ज़रूरत नहीं है तुझ जैसी दो कौड़ी की लड़की को फिल्म में चांस देने की। निकालो इसे बाहर। बाहर खड़े लोग उसके चीखने पर अंदर आ गए थे। कुलदीप उनमें से था। उसने कोने में थरथर कांपती मनीषा को देखा, जिसका कपड़ा चारों तरफ से फट गया था। उसका चेहरा लाल पड़ गया था। तुम्हें कहा था जो वो कहेंगे वही करना है, उसके सर पर आकर चिल्लाया। मगर कुलदीप की लाख विनती करने के बावजूद भी वह आदमी अब उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। मनीषा समेत उसे ऑडिशन रूम से बाहर निकाल दिया गया था। कुलदीप बहुत गुस्से में था। वह बार बार चिल्ला रहा था, मगर मनीषा का धड़कता दिल बड़ी तसल्ली में हो गया था। कम से कम उसकी इज्जत तो बच गई थी। उस रात कुलदीप ने घर लाकर उसे बुरी तरह से मारा था। वह चाहता था कि मनीषा उसकी कमाई का जरिया बन जाए, उसे ऐसी जगह भेजे जहां हर महीने उसे पैसे मिलते रहे। विमला देवी ने मशवरा दिया तो मनीषा कांप कर रह गई थी। ये लोग कितने आराम से उसके जिस्म का फैसला कर रहे थे, जो उसके कुछ नहीं लगते थे। मगर कुलदीप ने नाम में सिर हिलाया। नहीं, उन लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए बड़ी ताकत चाहिए। वे उसे लेकर मेरी रकम भी खा जाएंगे। कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। वह गहरी सोच में था। मनीषा ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुलदीप ने जल्दी एक नया तरीका ढूंढ लिया। एक दिन वह घर आया तो बड़ा खुश लग रहा था। एक बड़ी कंपनी में तेरी नौकरी की सिफारिश की है। उसका मालिक जवान आदमी है। तुझे बस जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना होगा। कुलदीप की बात पर मनीषा ने अपना सर झुका लिया था। उसकी इच्छा के अनुसार अगले दिन तैयार होकर दफ्तर चली आई थी। ये तनिष्क के साथ उसकी पहली मुलाकात थी। उसे तनिष्क की सेक्रेटरी के तौर पर हायर किया गया था। आपकी पढ़ाई कम है, लेकिन आपके भाई ने मेरी बहुत विनती की थी, जिसकी वजह से मैं आपको नौकरी पर रख रहा हूँ। गंभीर शब्दों में कहते तनिष्क ने उसकी फाइल पर साइन किए थे। मनीषा ने अपनी आंखों में उमड़ते आंसुओं को रोका। वह कैसे लालची आदमी के साथ बन गई थी, जो पैसों की लालच में अब भाई बन बैठा था। उस दिन कुलदीप बड़ा खुश हुआ था। उसने अपना मंसूबा मनीषा को बताया तो उसकी आत्मा कांप उठी थी। मगर वह जो चाहता था वह सब कुछ करना पड़ा। उसकी मजबूरी थी। इसलिए अगले दिन चुपचाप वह तनिष्क के साथ मीटिंग अटेंड करने चली गई थी। उसकी खुशकिस्मती थी कि गोली कंधे पर छू कर गई थी, मगर फिर भी उसे 3 दिन के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था। ये 3 दिन तनिष्क के सारे कारोबार में बिजी रहने के बाद भी ये सब कुछ छोड़कर वहीं अस्पताल में बैठा था। उसे छुट्टी मिली। वह उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर घर ड्रॉप करने आया। मनीषा को पूरा विश्वास था कुलदीप उसे तनिष्क के साथ देखकर भड़क जाएगा, मगर कुलदीप तो बेहद खुश हुआ। साहब, आप उसे अपने घर लेकर जाएं। उसे महंगे इलाज और खुराक की ज़रूरत है। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं ये सब कुछ कैसे पूरा कर सकता हूँ। उसने अपना और मनीषा का रिश्ता बताए बिना कहा था। मनीषा चुपचाप खुद को बेमोल होता देखती रही। तनिष्क ने पलटकर मनीषा को देखा। ठीक है, जब तक ये पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती है, मेरे ही घर पर रहेगी। उसने चुपचाप गाड़ी को अपने घर की तरफ मोड़ लिया था। कुलदीप ने खुशी से गाड़ी को वापस जाता देखा और सोचा, अब असल मज़ा आएगा। जब मनीषा उसी के घर में रहेगी तब उस पर इल्ज़ाम लगाना आसान होगा। तनिष्क ने अपने घर के सामने गाड़ी रोकी तो मनीषा ने निगाहें उठाकर देखा। वह घर किसी महल से कम नहीं था। आ जाओ नीचे। वह पलटकर उसकी तरफ आया था। नौकरानी के होने के बावजूद उसने दरवाज़ा खुद खोला। मनीषा चुपचाप नीचे उतर आई। उसके रेशमी बाल उलझे हुए थे। कपड़ों पर सिलवटें पड़ी हुई थी। चेहरे पर हल्का पीलापन था। तनिष्क ने नज़र भरकर उसे देखा। ये लड़की कब उसके दिल में अपनी जगह बना गई थी, उसे पता ही नहीं चला। धीरे से उसका हाथ थामते हुए वह उसे घर के अंदर ले आया था। ये तुम्हारा कमरा है। तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। डॉक्टर खुद घर आकर तुम्हारी मेडिसिन और मरहम पट्टी कर जाएंगे। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो नौकरानी से कह देना। मैंने तुम्हारे टेबल पर एक मोबाइल रख दिया है, उसमें मेरा नंबर सेव है। मुझे फ़ोन करके बुला लेना। वह नरमी से कहते हुए उसे समझा रहा था। मनीषा ने बस एक निगाह उठाकर उसे देखा और चुपचाप कमरे के अंदर चली गई।
पता नहीं और कितना कुछ सहना बाकी था, तभी वो मुंह छुपाए उस रात फूट फूट कर रोने लगी। रात का न जाने कौन सा पहर था, जब करवटें बदलते तनिष्क बेकाबू होकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। धीरे धीरे चलते हुए वो मनीषा के कमरे के दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया था। अंदर वो बेखबर सो रही थी। उसने दरवाज़ा लॉक नहीं किया था। तनिष्क ने धीरे से दरवाज़ा खोल दिया। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। सेक्रेटरी सिमटी हुई मुंह छुपाए बेड पर एक तरफ लेटी थी। उसके लिए लाया गया खाना मेज पर यूं ही रखा गया था। तनिष्क के दिल को कुछ हुआ था। उस मासूम सी लड़की ने उसकी वजह से इतनी तकलीफ झेली थी। धीरे धीरे चलता हुआ वो बेड के पास आकर खड़ा हो गया। वह नींद में बड़बड़ा रही थी, टूटे फूटे शब्द और बार बार सिसकियाँ ले रही थी। उसका जिस्म झटके खा रहा था। तनिष्क के चेहरे पर हैरानी थी। पहली बार वह अचानक ही घुटनों के बल उसके सामने ज़मीन पर बैठ गया। मनीषा, तुम ठीक हो? उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा, जो अब एक नज़र में मनीषा ने ज़ोर से उसका हाथ झटकते हुए सिसकी ली थी। मुझे छोड़ दो, मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं तनिष्क पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। वे बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। मैं एक अनजान आदमी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा दूँ? वह फूट फूट कर रोने लगी थी। तनिष्क का दिमाग भग से उड़ गया था। ये क्या कह रही हो मनीषा? वह धीरे से बेड पर बैठते हुए उसके करीब हुआ था। वहीं पर वह जाग गई थी। कमरे के घने अंधेरे में उसने उस मेहरबान आदमी को अपने करीब देखा। एक झटके से वो उठ बैठी थी। उसकी आंखों में डर था, पूरा जिस्म कांप रहा था। धीरे से उसे अपने साथ लगाते तनिष्क को वो उस वक्त बहुत तरसती हालत में लगी थी। मनीषा ने फूट फूट कर रोते हुए तनिष्क के सीने में अपना सिर छुपा लिया था। वह चाहता है कि मैं आप पर इल्ज़ाम लगाऊं कि आपने बंद कमरे में मेरे साथ गलत काम किया है, ताकि वो पुलिस में रिपोर्ट कर सके, जुर्माना के तौर पर आपसे एक बड़ी रकम ले सके। लेकिन वह उसके बाद भी मुझे नहीं छोड़ेगा। वो मुझे दूसरी जगह ले जाएगा और फिर तीसरी जगह पर। सारी ज़िंदगी मेरे जिस्म से खेलता ही रहेगा। वह सिसकते हुए कह रही थी, कौन है और ऐसा क्यों करेगा? धीरे से उसका चेहरा उठाते हुए तनिष्क ने उसकी आंखों में झांका, जहाँ बेहद डर था। मनीषा को कुछ क्षणों बाद एहसास हुआ कि वो कहाँ है। वह तनिष्क के घर में थी और उसके सामने बैठा हुआ वह खूबसूरत इंसान तनिष्क था। वह उसकी मजबूत पकड़ में थी। मनीषा ने अपनी आंखें झुका ली। धीरे से उसने कुलदीप के बारे में सब कुछ बता डाला। तनिष्क बड़े ध्यान से ये सब कुछ सुनता रहा। फिर अचानक ही उठ खड़ा हुआ। मनीषा, तुम सोना मत, मैं अभी आ रहा हूँ। वह पलट कर घर से बाहर निकल गया था। आधी रात को कुलदीप ने अपने दरवाजे पर जब तनिष्क को खड़ा देखा तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। मगर तनिष्क ने अगले ही पल उसे गुद्दी से दबोचते हुए घर से बाहर निकाला था। चल मेरे साथ। उसका जोरदार मुक्का कुलदीप के नाक पर पड़ा तो खून का एक फवारा छूटा और वे करा उठा था, तूने गलत जगह हाथ डाला है। अब तू उसी के सामने जाकर बताएगा कि तूने ये सब कुछ क्यों किया है। वह उसे घसीटते हुए गाड़ी में लाकर पटक रहा था। कुलदीप की जोर जोर से चीख निकलने लगी थी। सिर्फ आधे घंटे के बाद वह मुजरिम बना मनीषा के सामने खड़ा था। उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी थी। उसे विश्वास नहीं था तनिष्क एक आम मर्द से कितना अलग होगा। उसने तो मनीषा को अपनी इज्जत समझा था। ये बता, जब तूने उससे शादी कर ली थी तो फिर उसे एक पत्नी की तरह क्यों नहीं रखा? तनिष्क ने गुस्से भरे शब्दों में पूछा था। वह कहते हुए कुलदीप ने सिर झुका लिया। पत्नी के अधिकार देने के काबिल होता तो रखता ना। एक हादसे ने मुझे मेरी सारी मर्दानगी छीन ली थी। तब से मुझे औरत जात से ही नफरत हो गई थी। उसे देखकर भी मैंने पहले ख्याल यही सोचा था कि उसे अपने कमाई का हिस्सा बनाऊंगा और मैं कामयाब भी होता जा रहा था। अगर इस कामचोर लड़की ने ये खेल वैसे ही खेलने दिया होता जैसे मैंने उसे कहा था। उसने एक नफरत भरी निगाह मनीषा पर डाली। तनिष्क अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। सामने बैठी मनीषा अभी तक कांप रही थी। बेड की पीठ से टेक लगाए वह सारे भरी निगाहों से कभी तनिष्क को देखती, कभी कुलदीप को। तनिष्क धीरे से चलता कुलदीप के सामने आया। हाँ, मैं एक आम आदमी नहीं हूँ, मैं तनिष्क हूँ। मैं औरतों की बहुत इज्जत करना जानता हूँ। और ये लड़की जिसे तूने बेवजह बिन गलती के इतनी बड़ी सज़ा दी, उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वह खूबसूरत थी, तुम्हारी कमाई का हिस्सा बन सकती थी। शर्म आती है तुझे मर्द कहते हुए, तू सच में नामर्द है। तनिष्क ने जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर मारा और उसे नफरत से मिलवा दिया था। कुलदीप जमीन पर गिर चुका था। उसका खेल अब खत्म हो चुका था। उसे पता था मनीषा मजबूत बाहों में है और वहां से अब बचकर नहीं निकल सकता। तनिष्क की एक और फ़ोन कॉल पर कुलदीप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के सामने ही उसने उससे डिवोर्स पेपर पर साइन करवाए। कुलदीप से उसकी डिवोर्स हो गई थी। वह घर वापस आया तो मनीषा बेड पर उसी तरह बैठी थी। दरवाजे पर निगाह जमी हुई थी। जख्मी कंधे पर उसने अपना दूसरा हाथ रखा और दर्द हो रहा था। तनिष्क धीरे से चलता उसके सामने आकर बैठ गया। मनीषा ने निगाहें उठाकर उसे देखा। उसके चेहरे पर बड़ी मेहरबान मुस्कुराहट थी। आज उसके दोनों डिम्पल साफ दिखाई दे रहे थे। मनीषा ने सिर झुका दिया। अब रोने की कोई ज़रूरत नहीं, वह अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। मैंने तुम्हारे भाई का भी पता लगवा लिया है। मेरे आदमियों ने उन्हें सारी बात बता दी और वे तुमसे मिलने के लिए बेताब हैं। उसने मनीषा के जिस्म में सारे कांटे चुन लिए थे। मनीषा की आंखों अब खुशी के आंसू तैरने लगे। देखो, अब मेरे सामने रोना मत। मैं तुम्हारे ये सारे आंसू अपने होठों से चूमना चाहता हूँ, मगर फ़िलहाल मेरे और तुम्हारे बीच एक मोहब्बत का रिश्ता जुड़ चुका है और कुछ ही दिनों में जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी तो फिर मेरी और तुम्हारी। धीरे से उसका हाथ थामते हुए तनिष्क ने उसकी आंखों में झांक कर कहा था। मनीषा ने बेकाबू अपना सिर झुका लिया। उसके होठों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट उतर आई थी। आखिरकार वह एक मजबूत बाहों में थी, जहाँ पर अब कोई कुलदीप जैसा इंसान उसे कुछ नहीं कर सकता था। जब मनीषा पूरी तरह से ठीक हुई तो उधर नैतिक का भी तनिष्क ने पता लगवाकर अच्छे हॉस्पिटल से इलाज करवाया था। वह भी बहुत अच्छा हो गया था। इन दोनों को ठीक होने में पूरे 4-5 महीने लग गए थे। उसके बाद नैतिक ने अपनी बहन की, अपनी ममता की छत्र छाया में तनिष्क के साथ उसकी शादी कर दी थी। लेकिन उसके बाद भी मनीषा बहुत डर रही थी, क्योंकि मनीषा को लगता था जब तनिष्क को मेरी सच्चाई पता चलेगी, मैं कंवारी नहीं हूँ। उस दिन वैन में जब किडनैप हुई थी, उन तीनों बदमाशों ने उसे एक साथ एक एक करके उसकी इज्जत को रोन दिया था और वह प्रेग्नेंट हो गई थी। वह ये बात ना तो अपने भाई नैतिक को बता सकती थी, क्योंकि उसका भाई अभी अभी इतनी बीमारी से लड़कर ठीक हुआ था, और ना ही वह तनिष्क को खोना चाहती थी। जब एक दिन तनिष्क ने आकर उसे डायरेक्ट शादी की तारीख बता दी, वह बहुत घबरा रही थी। वह अपनी शादी के दिन भी खुश नहीं थी। वह सिर्फ डर में पड़ी हुई थी कि अगर हकीकत तनिष्क को पता चला तो उसका रिएक्शन क्या होगा। लेकिन जैसे ही फेरों का टाइम आया, वह बेहोश हो गई थी। जब डॉक्टर ने उसका पूरा फिर से चेकअप किया तो जो खबर डॉक्टर ने सुनाई, उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। वह काफ़ी हद तक तो समझ गया था, लेकिन वह मनीषा के मुंह से सब सच्चाई सुनना चाहता था। फिर मनीषा ने उसे सारी सच्चाई बता दी थी। तनिष्क ने कहा, इसमें इस मासूम बच्चे की क्या गलती है। तनिष्क ने अपनी शादी की डेट बढ़ा दी और उन तीनों बदमाशों को जेल की सलाखों के पीछे भिजवा दिया। मनीषा के राहों में अब कोई भी कांटे नहीं बचे थे। सारे कांटे एक एक करके खुलेआम होते गए थे। तनिष्क ने उन सभी कांटों को चुन चुन कर निकाल दिया था। उसको पूरे अपने दिल से अपना लिया था और आज मनीषा बेहद खुश थी। वह उस 34 साल के नौजवान के सेज सजाए बैठी थी। घंटों तनिष्क उसे निहारता रहा, फिर उसका घूंघट उठाया था। वह चांद से उतरी हुई कोई परी लग रही थी। धीरे धीरे उसका घूंघट उठाते उसके होठों पर किस किया था। मनीषा बिल्कुल शर्म से उसकी बाहों में लिपट गई। उस दिन का किस्सा सुनाने लगी, जब तुम उस दिन मेरे सामने खड़े थे, मुझे अपने बाजुओं में भरा हुआ था। उस दिन मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मैं तुम्हारे होठों को छू लूं, और भगवान ने मेरी सुन ली और आप आज पूरे के पूरे मेरे हो चुके हो। मैं आपको कहीं से भी चूम सकती हूँ। फिर मनीषा ने अपने दिल की बात की और उसने अपनी पिछली ज़िंदगी की बातें बताई, और उसके बाद वह रात उनकी बेहद खूबसूरती में बीती थी। मनीषा ने खुशी में अपने तन से खुद ही कपड़ों को अलग किया था। उसके साथ लिपट गई थी। तनिष्क 34 साल का नौजवान था। उसे इस तरह देखते ही बेकाबू हुआ था। उसकी गर्दन पर होंठ रखते, उसके गालों पर होंठ रखता, उसके ब्यूटी बॉन्ड पर होंठ रखता हुआ वो पागल हुआ था। वह घंटों उसी सब में लगा रहा। मनीषा बड़ी जोर जोर से सिसकियाँ ले रही थी और तनिष्क को बेकाबू कर रही थी। उसने उसे बड़े प्यार से समेटा था और उनकी सुहाग रात पूरी हुई थी। अगले दिन तनिष्क ने उसको हुक्म दिया था वह ऑफिस छोड़कर अभी कॉलेज जाए। उसकी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। लेकिन मनीषा ने कहा कि सेक्रेटरी तो मैं ही रहूँगी। मैं कॉलेज से आकर मैं तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे साथ रहूँगी। अब मैं तुमसे एक पल भी अलग नहीं रह सकती। ये बात मनीषा की मान ली गई थी और फिर वह अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी कर रही थी। उसके बाद वह हमेशा साई की तरह तनिष्क के साथ रहती। उसकी सेक्रेटरी थी। मनीषा का हर दिन बड़ी खुशियों में बीत रहा था। पूरे 9 महीने के बाद आज मनीषा हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। डॉक्टर ने कहा था कि बच्चा या माँ, उनमें से किसी एक को ही बचाया जा सकता है।
डॉक्टर पेपर लेकर तनिष्क के सामने खड़ी थी। साइन करो, बच्चा या उसकी माँ को बचाना है। तनिष्क ने भीगी आंखों के साथ जल्दी से साइन किए। उसे अपनी पत्नी को बचाना था। कुछ ही देर में ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था। मनीषा ने एक मुर्दा बेटी को जन्म दिया था, जो दुनिया में आने से पहले ही अपनी आंखें मूंद गई थी। उस बच्चे के लिए तनिष्क को बहुत दुख हुआ था। उसने भीगी आंखों से मनीषा से माफ़ी मांगी थी और कहा था कि मनीषा, बच्चे तो हम और भी बना लेंगे। मुझे तुम्हारी जान बहुत प्यारी थी, मैंने इसलिए साइन किया था। मनीषा ने उसको अपने गले से लगा लिया और कहा कि मुझे वो बच्चा नहीं चाहिए था, और देखो ना, भगवान ने मेरी सुन भी ली। अब आपको रोने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन डॉक्टर ने एक और बात बताई थी। उसे सुनकर सबके पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि मनीषा अब दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। तनिष्क ने इस बात को बिल्कुल भी अपने सर पर नहीं चढ़ाया। उसने कहा, कोई बात नहीं, हम बच्चे को कहीं से गोद भी ले सकते हैं। मुझे तो सिर्फ मेरी पत्नी मनीषा चाहिए। मनीषा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। अब उनके बीच में कोई कांटा नहीं बचा था। अब उनकी मोहब्बत दिन ब दिन दुगनी होती जा रही थी। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जाकर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।